लास्ट टाइम जो हम लोग मिले थे तो मैंने आपको बताया था क्या, उत्तरी भारत के अंदर किस प्रकार से महाजनपद का उदय हुआ और किस प्रकार से छोटे छोटे साम्राज्य फिर बड़े साम्राज्य जो है वो बनने लगे। फिर मैंने ये भी बताया था कि मगध उनमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनती चली गई और उसने आसपास के बहुत से राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया या बहुत से दूसरे राज्यों पर उसका विलय हो गया। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि जिस समय ये मगध के आसपास जहाँ एक शक्तिशाली मगध राज्य का उदय हो रहा था, तो प्लीज यार बातें नहीं, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट है हमारा, यहाँ नॉर्थ वेस्ट पर कुछ गणराज्य थे, कुछ दूसरी स्टेट थी, तो नॉर्थ वेस्ट पर ईरानियों के, पर्शियन और यूनानियों के आक्रमण हो रहे थे और पहले यहाँ पर्शियन ने अपना अधिकार किया कि बाद में यूनानियों ने आकर पर्शियन के अधिकार को समाप्त कर दिया। ये हमने लास्ट टाइम यहाँ तक बात की है ना कि नॉर्थ वेस्ट का जो हमारा फ्रंटियर है, इनके यहाँ के जितने राज्य थे उन राज्यों पर यूनानियों के अधिकार, छोटे छोटे राज्य थे, पर यूनानियों का अधिकार हो गया। ये बेसिकली भारत के अंदर साम्राज्यों का उदय था और इसमें मगध को सर्वप्रथम हमने ये माना कि वो पहला एक तरह से क्या था, एक साम्राज्य था कि जिसमें शक्तिशाली शासकों का उदय हुआ, जिसके अंदर नंद के बाद तक हमने पढ़ा था, हमने अरेका वंश, शिशुनाग वंश पढ़ा था ना, उसके बाद नंद वंश। नंद वंश के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो फर्स्ट एम्पायर बिल्डर कहलाते हैं, प्रथम साम्राज्य निर्माता भारत के इतिहास में, ये उनका महत्व है। नंद के बाद नंद ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना कर दी थी और नंद के काल में हम देखते हैं कि उत्तरी भारत और जो हमारा वेस्टर्न भारत के यहाँ तक बहुत सारे उनके क्षेत्र उनके कंट्रोल में आते हैं। नंद के बाद शासन व्यवस्था जिनके हाथ में आई है, जिन्होंने कंट्रोल किया शासक के रूप में, वो मौर्य से चंद्रगुप्त मौर्य को फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर भी कहा जाता है। पहला ऐतिहासिक शासक जो है, सम्राट कौन है, वो चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ तीन चीजें आपको याद रखनी है, तीन चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली चीज है जो रिलेटेड है वो उसके इंट्रोडक्शन से, जिसमें सोर्सेस, मौर्यन साम्राज्य के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन की स्रोत क्या है, क्या सोर्स है। देखिए हिस्ट्री में ये बात कई बार मैंने कही कि हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सोर्स है। किसी भी चीज की ऑथेंटिसिटी हम उसी वक्त मानेंगे या चेक करेंगे किस आधार पर, उसकी सोर्स के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो उसकी सोर्सेज हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं नंबर एक चीज। नंबर दो आते हैं जो डायनेस्टी की, जो वंश था, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, किसी चीज रिलेटेड होती है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, शासन व्यवस्था, उसमें सामाजिक गतिविधियां, उसमें राजनीतिक गतिविधियां, ये सारी चीजें तीसरा इसका एस्पेक्ट है। तो किसी भी जब वंश के बारे में आप पढ़ेंगे, अभी हम एंशिएंट की बात कर रहे हैं, जब हम मिडीवल और मॉडर्न में जाएंगे तो उसमें फिर आर्किटेक्चर और बहुत सारी चीजें फिर पढ़ जाती हैं। लेकिन एंशिएंट इस पोर्शन पे हमारा जो मेन एम्फेसिस है वो किस चीज पर है, उनके वंश के ऊपर, उनकी सोर्सेस के ऊपर, उनकी राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक गतिविधियों के ऊपर। जितने क्वेश्चन आप देखेंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर बनते हमें मिलते हैं, कहीं ना कहीं से घूम कर वो इन्हीं पर आते हैं। अब आइए सबसे पहली चीज इसकी सोर्सेस। सोर्सेस के बारे में पहले दिन आपको एक चीज बताई थी कि हमारे एंशिएंट जो पीरियड है उसकी सोर्सेस को जो हम क्लासिफाइड करते हैं, तो धार्मिक सोर्सेज और सेकुलर सोर्सेज। फिर धार्मिक सोर्सेज में हमारे सारे ब्रह्मांड, उपनिषद, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर उसमें बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये हमारे आ जाते हैं। सेकुलर ग्रंथों में हम बहुत से क्या हैं, जो साहित्य है, प्लस जो फॉरनर्स आए थे, जो ट्रैवलर आए थे, जो यात्री आए थे, ये किसी भी रूप में भारत में बाहर से आए थे, विदेशी कहिए आप लोगों को, उनके जो विवरण जो उन्होंने छोड़ा है वो सेकुलर सोर्सेज में आता है। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें दोनों तरह के स्रोत मिलते हैं, यानी धार्मिक स्रोत भी मिलते हैं और कौन से, सेकुलर सोर्सेज भी हमारी। जैसे धार्मिक सोर्सेज है, धार्मिक सोर्सेज में विष्णु पुराण, विष्णु पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बौद्ध ग्रंथ
ग्रंथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ साहित्यिक पुस्तक हैं, जैसे आपने बहुत नाम सुना होगा, मुद्रा राक्षस का नाम सुना किसी ने? विशाखदत्त। इन सोर्सेस में हमें जो जानकारी मिलती है उसमें बड़ा विवाद है, बहुत से उसमें डिफरेंसेस हैं। फिर उनकी समीक्षा की करी विद्वानों ने उन समीक्षा के आधार पर कुछ फैक्ट्स दिखाए। जैसे सपोज कीजिए, अच्छा इसके अलावा यूनानी ग्रंथ जो हैं, जिसमें मेगास्थनीज का नाम सब जानते हैं, इंडिका भी सब जानते हैं, ये बात भी आप सब जानते होंगे कि इंडिका जो है वो इस वक्त दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, वो कार पाई जाती है अलग बात है, लेकिन इंडिका तक कहीं नहीं पाई जाती। लेकिन उसके डिफरेंट पार्ट हैं, डिफरेंट अंश हैं जो दूसरे राइटर्स ने कोट किए, यानी इंडिका अब नहीं है लेकिन किसी दूसरे बात के राइटर ने, जिस जमाने में वो था और उस जमाने में इंडिका मौजूद रही होगी, तो उसने इंडिका के कुछ पोर्शन कोट किए हैं। जैसे मैं या आप कुछ लिखें और उसमें रोमेला थापर या किसी को कोट करें, उन कोटेशन के द्वारा हमें इंडिका की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो यूनानी स्रोत की एक इंपॉर्टेंस मैंने आपको शायद बताई थी, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि भारत की क्रोनोलॉजी के लिए हम किसके आभारी हैं? ग्रीक सोर्सेस के आभारी हैं। यूनानी स्रोतों के आधार पर ही हम पूरी एंशिएंट इंडिया की क्रोनोलॉजी जो है वो एस्टैब्लिश कर चुके हैं, कर सकते हैं, वरना अदरवाइज हम इंडियन सोर्सेज के आधार पर उनकी तिथिवार उनकी क्रोनोलॉजी हम नहीं कर सकते थे। सबसे पहले विलियम जोन्स एक साथ हुआ करते थे, उन्होंने यूनानी लेखों में सेंड्रोकोटस का तस्करा हुआ था, वो बहुत दिनों में पता नहीं चला सेंड्रोकोटस कौन है। फिर विलियम जोन्स ने सबसे पहले कहा कि सेंड्रोकोटस बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य है। यहाँ से आधार बना हमारा, जब मालूम हो गया कि सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो उसके आधार पर जो उसकी डेट्स दी थी, उन डेट्स के आधार पर फिर भारत की पूरी एंशिएंट इंडिया की क्रोनोलॉजी, यानी महात्मा बुद्ध कब थे, महावीर जैन कब हुए और चंद्रगुप्त मौर्य अशोक की सारी क्रोनोलॉजी बेसिकली उसी बेस पर ज्ञान एस्टैब्लिश की गई है। तो सोर्सेज जो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य जो इस वंश का संस्थापक है, उसके बारे में भी बहुत से विवाद हैं। जैसे विष्णु पुराण है हमारा, वो कहता है कि साहब ये बहुत ही कोई निम्न कोटि का व्यक्ति था या शायद शूद्र था कहते हैं। लेकिन बुद्ध जैन स्रोत जो है वो, उसमें जैसे जैन स्रोत है वो कहते हैं कि साहब ये मयूर से संबंधित है और वो क्षत्रिय है। लेकिन आज के विद्वानों ने जब इस सारी कंट्रोवर्सीज को सामने रखकर इनकी समीक्षा की, तो वो इस बात को एक्सेप्ट किया उन्होंने कि ये विष्णु पुराण की बात गलत है, वो ये शूद्र नहीं थे, ये निम्न कोटि के नहीं थे, ये क्षत्रिय थे। तो ये जो आधार बनाते हैं, ये आधार बनाया जाता है बेसिकली किस चीज़ के ऊपर? 2-3 सोर्सेज के ऊपर आपस में उनका कंपैरिजन करके बनाया जाता है। जैसे सपोज कीजिए, एक इसके लिए क्या सबसे बड़ा एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण नहीं सबूत जो देते हैं, दलील, वो क्या देते हैं आर्गुमेंट, कि चाणक्य खुद पढ़ने में था। अगर चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र होता तो चाणक्य कभी उसको सपोर्ट नहीं करता। उस काल की जो मेंटलिटी थी, उस काल की जो सोच थी, उस काल की सोच के आधार पर ये बात मानी ही नहीं जा सकती थी कि चाणक्य जैसा विद्वान ब्राह्मण जो है वो किसी शूद्र को साम्राज्य के लिए ऊपर। इसलिए आधुनिक इतिहासकार विष्णु पुराण की इस बात को नहीं मानते, लेकिन विष्णु पुराण से हमें बहुत सारी दूसरी सोर्सेस मिलती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, मैं भी सोर्सेज भी आपको कुछ लिखवाऊंगा जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के ओरिजिन के ऊपर हमारे पास जो डिफरेंट व्यूज हैं उन पर क्वेश्चन होते हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने जब शासन संभाला तो उसके बाद उसकी शासन व्यवस्था और उस शासन काल में जो गतिविधियां हुई हैं उनके ऊपर हमारे क्वेश्चन। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार। अच्छा एक चीज और इसमें याद रखिएगा, ये हमें नाम मिलते हैं अलग अलग 2-3, जैसे मैंने अभी बताया सेंड्रोकोटस से अमर तक आते हैं, कई नाम हमें अलग अलग मिलते हैं। ये नाम क्या है? भारतीय लेखक या भारतीय साहित्य में एक नाम मिलता है, यूनानी उसको दूसरा नाम। कारण क्या है? कारण कई चीजें, एक तो लैंग्वेज के जो गैप होता है, जो लैंग्वेज का डिफरेंस होता है उसकी वजह से होता है, जिसका मैंने उदाहरण भी दिया था कि हम लोग फ्रेंच भाषा को जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ते हैं तो वो लुई ब्लांक, तो मैरी एंटोइना डिफरेंट पढ़ते हैं। जब हिंदी की किताबों में हम पढ़ते हैं तो उनके आगे साइलेंट अक्सर नहीं होता है। इस तरह से ये नामों में डिफरेंसेस होता है। दूसरी बात क्या होती है कि कभी कभी क्या अच्छा ये भी होता है कि एक ही व्यक्ति को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। स्पेशली जो शासक हुआ करते थे उनके टाइटल होते थे, जिस प्रकार से आप मध्यकाल में देखेंगे जब पढ़ेंगे कि जितने मुगल्स थे या और बात नहीं, उन सब के नाम ओरिजिनल बहुत कम लोग जानते हैं। ओरिजिनल वो अपनी टाइटल, अपनी उपाधियों से ज़्यादा जाने जाते हैं।
तो शासकों की उपाधियां और उनके टाइटल, वो दोनों चीज़ें भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। वो चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं और उन पर डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। इनके जो टाइटल के डिफरेंसेस हैं और इसमें क्या है, ये चीज़ें मैं आपको अभी दिखा दूँ। लास्ट चीज़ इसमें जो समझने की है वो यह है कि मौर्यस, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के एस्टेब्लिशमेंट के दो पिलर हैं, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य को हम मान सकते हैं कि उसने शासन पर अधिकार किया, लेकिन उसको मोटिवेट किसने किया? चाणक्य ने किया। चाणक्य के दो उद्देश्य इतिहास में बताए जाते हैं। पहला उद्देश्य था कि नंद को उनके साम्राज्य से हटाना, और दूसरा था कि यूनानियों से, जिसकी मैंने बात की थी, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का फ्रंटियर है जिस पर यूनानियों के राज्य स्थापित हो गया था, यूनानियों को यहाँ से हटाना। ये जो दूसरा है, इस पर बहुत से विद्वान जो है वो आपत्ति आते हैं। कहते हैं कि यूनानियों को इसलिए नहीं हटाना था कि यूनानी थे, बल्कि इसलिए हटाना था कि इस क्षेत्र पर भी अधिकार करना था। यानी इस कारण नहीं हटाना था कि वो विदेशी तो उन्होंने अधिकार कर लिया था, तो इस कारण हटाना था कि जिस उद्देश्य से नंद को हटा रहे थे कि हमारे यहाँ पर अधिकार होना चाहिए, उसी उद्देश्य से वो किसको हटा रहे थे? यूनानियों को भी हटा रहे थे। लेकिन जनरली जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे तो उसमें आपको दो ऑब्जेक्टिव इसी तरह से मिलेंगे कि विदेशियों से स्वतंत्र कराना, यूनानियों से, और दूसरा क्या कि नंद को, ये इनके इसका उद्देश्य था। एक कहानी वो आपने पढ़ ली होगी, उसकी जरूरत नहीं है कि चाणक्य की वहाँ पर इंसल्ट की गई थी तो उसने बदला लेने के लिए किया, ये भी हो सकता है। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि केवल ये बात नहीं थी, बल्कि जो नंद थे उनका शासन बहुत ही करप्ट था, बहुत क्रूर थे वो, और बहुत ही, कहते हैं ना आज की भाषा में किसी व्यक्ति बड़ा दिमाग आदमी है, सुनने वो जो शासक थे उनकी मेंटेलिटी इस प्रकार की, तो जनता में वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थे। और ये बिल्कुल सही बात हो सकती है कि एक बददिमाग आदमी के पास आप जाइए, किसी ऑफिसर के पास, तो आपको ढंग से सुनेगा भी नहीं, उल्टा और बुरी कई बुरी सुना देगा। लेकिन आप किसी हम्बल के पास जाएंगे तो आपके पास सुनेगा। तो हमारा चाणक्य जो है वो गया होगा और वहाँ पर उसने उसकी इंसल्ट की होगी, जिसके बाद ये सारा कार्यक्रम। तो मौर्यंस को भारत के इतिहास में हिस्टोरिकल रूलर के रूप में जाना जाता है, और स्पेशली किसको? चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं 3-4 जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताता रहूँगा। जैसे क्योंकि ये बड़ा लंबा टॉपिक है, चंद मौर्यंस का इतना लंबा है कि इसमें कम से कम 5 क्लासेस होनी चाहिए, लेकिन जाहिर है कि 5 क्लासेस पर नहीं हो सकती है, इसलिए हमें 2 क्लास में इसको समेटना है। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें से वही आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आइए जो सोर्सेस थी, विष्णु पुराण मैं बात कर चुका उसकी, विष्णु पुराण के बाद दूसरी थी नहीं, इसके बाद एक और अर्थशास्त्र, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि सब जानते होंगे कि अर्थशास्त्र से कभी नाम में कंफ्यूज हो, ये इकोनॉमी से रिलेटेड इतनी नहीं थी जितनी ये पॉलिटिकल से रिलेटेड थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से ये रिलेटेड थी। इसके अलावा तीसरा मैंने बताया था मुद्रा राक्षस, जिसकी बात की मुद्रा राक्षस बताई थी। ये मुद्रा राक्षस किसकी है? ये भी आपको मालूम है, विशाखा दत्त की है। इसके अलावा इसमें एक और है कथा सरित सागर, ये हो सकता है सबने इसको न सुना हो, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, ये सामदेव की है, साम रामदेव नहीं बाबा, रामदेव की है। उसके अलावा पतंजलि की महाभाष्य, पतंजलि वही पतंजलि जिसको पढ़ रहे महाभाष्य, उसकी महाभाष्य, ये जो है इसका इंपॉर्टेंट स्रोत है। इसके अतिरिक्त जो हमारे यूनानी अधिक वो है राइटर्स हैं, उनके केवल नाम याद रखिएगा, उनके नाम जो है वो है उसमें जैसे स्ट्राबो जी, ये राइटर है, यूनानी ग्रीक ये हिस्टोरियन है बेसिकली, स्ट्राबो, और इसके अलावा भी 2-3 और उनके नाम लिख सकते हैं लोग। इसका नाम बहुत आता है, प्लेनी
प्रोकोपिन और एरियन और एक डियोडोरस उसके अलावा जस्टिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनानी है जिसने भारत के बारे में हिस्ट्री में बहुत जानकारी मिलती है। इसने मेगास्थनीज को इसने बहुत जगह कोट किया है, ये और प्लूटार्क, जस्टिन, ड्यूरियस, स्ट्राबो, प्लिनी, एरियन, ये वो ग्रीक राइटर्स हैं, वो इतिहासकार हैं कि जिनके आधार पर हमें भारत के इतिहास से बहुत सारी जानकारी मिलती है। और मैंने बताया था कि मेगास्थनीज को, इंडिका को इन्होंने बहुत सी जगह कोट किया है और जिससे हमें क्रोनोलॉजी समझने में आसानी हुई। अब इसमें और बहुत सारे लेख हैं, उस सबकी आवश्यकता इतनी नहीं है, बल्कि मेगास्थनीज और इंडिका के बारे में कुछ चीज़ें हम और डिस्कस कर लेंगे। अब आइए चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने अभी इसका एक नाम बताया था आपको, सेंड्रोकोटस। इसको जिन लोगों ने कहा है वो यूनानी, उनमें स्ट्राबो, एरियन और जस्टिन। स्ट्राबो, एरियन और जस्टिन, इन्होंने अपनी लेख में सेंड्रोकोटस लिखा है, जिसको मैंने अभी बताया था कि विलियम जोन्स ने सबसे पहले ये पहचाना कि ये सेंड्रोकोटस के नाम से जिस व्यक्ति का वर्णन आया है वो व्यक्ति एक्चुअली में कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अलावा एंड्रोकोटस नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? एंड्रोकोटस। जो एंड्रोकोटस नाम हमें मिलता है वो मिलता है प्लूटार्क के लेखों में। किसके? प्लूटार्क ने इस व्यक्ति का वर्णन किया है, किससे? एंड्रोकोटस के नाम से किया है। ये भी चंद्रगुप्त मौर्य की है। ये इसे कई बार ये मैच करने को देते हैं कि किस इतिहासकार ने इस नाम से किसको मैच किया है। अब आइए, जिसे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस भी उसको निम्न कोटि का कहती है। क्या कहती है? चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कोटि का मानती है। और बल्कि वो ये भी एक जगह मुद्रा राक्षस भी लिखा है कि ये नंदराज का पुत्र था। ये किसी ने नहीं लिखा, कोई सोर्स नहीं कहती, केवल मुद्रा राक्षस कहती है। क्या था वो? नंदराज का पुत्र था, यानी जो नंद शासक थे उन्हीं का ये, उसी वंश का था ये। लेकिन इसको इतिहासकार नहीं मानते। बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय हैं, ये मैं बता चुका हूं आपको बात कि बौद्ध ग्रंथ क्या कहते हैं? क्षत्रिय कहते हैं। और पुराण उसको निम्न कोटि का बताते हैं। और मुद्रा राक्षस जो है वो भी उसको निम्न कोटि का ही बताती है। ये तीनों चीजें। जितना ब्राह्मण साहित्य है वो सारा ब्राह्मण साहित्य भी उसको निम्न कोटि का ही बताता है। यानी क्षत्रिय केवल कौन बता रहा है? बौद्ध और जैन उसको क्षत्रिय बता रहे हैं। ये चीजें मैं आपको बता चुका कि चाणक्य का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से उसने बेसिकली ये काम किया था। उसने सबसे पहले इन्होंने यूनानियों को बाहर से पर आत्मा शुरू किए। देखिए कितनी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि चंद्रगुप्त मौर्य और ये सब आपने कहानी से पढ़ी होगी कि वो चंद्रगुप्त चाणक्य जा रहा था, उसने देखा कि वो लड़का है चंद्रगुप्त मौर्य वो खेल रहा है में, और उस खेल में उसने वो राजा बना हुआ है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे बड़ा प्रभावित हुआ उस बात से, और उसने उसको 1000 पाउंड दे के खरीद लिया था। और उसके बाद उसने उसको फिर शिक्षा के क्षेत्र में, अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों तक्षशिला के ही पढ़े हुए थे, तक्षशिला के ही वो पढ़े हुए थे। वहाँ उसने उसकी स्टडी दी, उसको सारी ट्रेनिंग दी। और सबसे अब इन्होंने अपने साथ फौज जमा करनी शुरू की ना, अब इनके पास अपनी कोई फौज तो थे नहीं, कोई ऑफिशियल तो थे नहीं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने इनके साथ सपोर्ट में आए वो जो जिसको हम आज की भाषा में असामाजिक तत्व कहते हैं,
वो सबसे पहले असामाजिक तत्व है, चोर डकैत। बल्कि यूनानी राइटर तो कई उसको कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी वो चोरों की सेना है। तो उसमें चोर डकैत इस तरह के लोग जो थे वो उसके आगे, बहुत से लोग ऐसे थे कि जिनको कोई काम नहीं था, कुछ रोजगार नहीं था, वो उसके साथ जुड़ते चले गए। सेना में ये बात याद रखिएगा कि मध्यकाल तक जो ट्रेंड था वो ये था कि जितने जो भी व्यक्ति था वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग सब लेते थे, सब चलाना जानते थे, सब ट्रेनिंग लेते थे। तो फिर वो सेनाओं में भर्ती होते थे। तो एक सेना तो परमानेंट हुआ करती थी, स्थायी सेना। एक सेना कब होती थी कि जब कोई युद्ध की आवश्यकता होती थी, युद्ध की आवश्यकता पे कॉल की जाती थी, तो उसमें बहुत से लोग आकर भर्ती हो जाते थे। तो चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने, इन्होंने बेसिकली कॉल की जो अपने क्षेत्र के लोग थे कि हमें यूनानियों को भारत से बाहर निकालना है और नंदों से हमें क्या करनी है, आज़ादी हासिल करनी है। लेकिन इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि इससे ज़्यादा जो लोग जुड़ते गए वो बेसिकली अर्थव्यवस्था की वजह से जुड़ते गए। जिन लोगों के पास कुछ नहीं करने को था, हथियार चला सकते थे, वो सब उनकी सेनाओं में आके शामिल होते चले गए। इस प्रकार से इन्होंने एक सेना तैयार करी। उस सेना ने सबसे पहले यूनानियों को आक्रमण करना शुरू किया और सबसे 317 BC में जो उसका नाम था यूडेमस, ये अंतिम यूनानी गवर्नर था या रूलर था जिसने भारत छोड़ा। यानी यूडेमस की को अलविदा कहकर भारत से यूनानियों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया गया। पर्शियन में क्या हुआ था? हाँ, पर्शियन में क्या हुआ था? फिर पर्शियन में आक्रमण किया, पर्शियन को यूनानियों ने बाहर कर दिया। पर्शियन से किसने अधिकार कर लिया था? यूनानियों ने कर लिया, और यूनानियों को फिर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने बाहर निकाल दिया। 323 BC में चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी एक तरह से मानिए वो हुआ कौन? सेल्यूकस। भारत कौन? सेल्यूकस। ये भी बहुत प्रसिद्ध हुआ है। सबने बोले कि 305 BC में जो सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की भिड़ंत हुई और उसके बाद दोनों में संधि हुई। सिकंदर का सेनापति था और सिकंदर जब यहाँ से गया था तो फिलिप को एक्चुअली वो यहाँ पे चार्ज देकर गया था, लेकिन इस पूरे क्षेत्र का अधिकार जो था वो सेल्यूकस के पास था और सेल्यूकस ने इसीलिए इस पर आक्रमण किया था। उसने जो अलायंस हुआ, पूरी बात सुन लीजिए, इनमें जब संधि हुई तो संधि की 3 बहुत इंपॉर्टेंट शर्तें थी। बताओ क्या थी? कुछ एरिया है, हाँ वो लिख लीजिए आप जो एरिया है, इसलिए कि वो पूछा जाता है क्वेश्चन में। सेल्यूकस ने 3-4 इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे जो उस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। आराकोसिया, ये क्या कहलाता है? कंधार। उसके बाद पेलोपोनेसियाई, ये कहलाता है काबुल। ये नाम यूनानी है, समझे? ये हमारे बात। उसके अलावा एरिया, ये मौजूदा इराक, ये सब जो अगर आप कभी मैप में जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन अब इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पार्ट है, उसमें ये सब क्षेत्र आते हैं। उसके अलावा जेड्रूसिया, ये आधुनिक बलूचिस्तान। ये जब संधि हुई, जो ट्रीटी हुई, उसके बाद ये 4 चीजें सेल्यूकस के द्वारा किसको दी गई? चंद्रगुप्त मौर्य को दी गई। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया? 500 हाथी को दिए उसने, और उसने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर भेजा। चौथा है दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंसेस, विवाह के अलायंस।
अब इसमें बड़ा बवाल है। यूनानी लेख कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री की शादी सेल्यूकस से हुई थी। भारतीय कहते हैं कि सेल्यूकस की पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से। बहरहाल किसी की भी हुई शादी हुई थी, जिसके बाद दोनों में मित्रता हो गई थी। कितनी अजीब बात है कि दोनों इस बात को तैयार नहीं कि लड़की हमारी, इसको इंसिडेंट की बात हो रही है। दोनों कह रहे हैं हमारे लड़के ने तुम्हारी लड़की से शादी की। क्या हुआ? तो भाई हेलेनिस्टिक आर्ट मशहूर है। अब ये देखिए, मैंने कहा ना कि हो सकता है यही बात सही, यूनानियों के पास अपने उनके प्रूफ है जिसकी बात वो कहते हैं। वो कहते हैं कि वो उस यहाँ की लड़की थी, इसलिए यूनान में आके उसका नाम चेंज हुआ। ससुराल में आके नाम बदलता है, पूरे घर से नाम बदल के थोड़ी आई थी वो ये कहते हैं। तो ये कुल मिला के ये बात है कि दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। यहाँ एक चीज ये भी बाद में मैंने, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्या किया था, उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और जैन धर्म की परंपरा के अनुसार दक्षिणी भारत में श्रावण बेलागोला, श्रावण बेलागोला किसके नेतृत्व में गया था? भद्रबाहु की। जब हम अभी पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। भद्रबाहु जो थे उनके साथ वो चला गया और वहीं उसने अपने जीवन को त्याग दिया भूखे और प्यासे रहकर। जैनियों की यहाँ एक परंपरा थी और इस परंपरा के अनुसार बड़ी आइडियल और आदर्श मौत मानी जाती थी। वो उसके रहते उस हिसाब से उसने किया 298 BC में। चंद्रगुप्त के इस काल के बारे में जो इंडिका है हमारी मैगस्थनीज, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी देती है चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था, उसकी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में। वो आप लोग जैसे वो ये कहता है कि भारत में इस वक्त जो चंद्रगुप्त 7 व्यक्तियों में अलग अलग विभाजित था, 7 व्यक्ति हो गया था। कौन कौन थे वो लोग? नंबर 1 दार्शनिक, यस दार्शनिक। नंबर 2 कृषक, किसान। नंबर 3 सैनिक और नंबर 4 चरवाहे। अब ये चरवाहे से आपकी बात समझ लीजिए कि हम जब इंडस वैली पढ़ रहे थे तो मेन जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था? यही चरवाहे थे बेसिकली। धीरे धीरे कृषि डेवलप होती चली गई और ये जो है सेक्टर कमजोर होता चला गया, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग इस पर डिपेंड करते थे। उसके अलावा चरवाहों के अलावा शिल्पी, डिफरेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग। मैगस्थनीज जो है वो न्यायाधीशों को अलग करता है, न्याय व्यवस्था से संबंधित लोगों को वो बिल्कुल अलग कैटेगरी देता है। यानी जो उसकी 7 कैटेगरीज है, वो 7 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी किसकी है? जस्टिस से जुड़े हुए लोगों की, न्यायाधीश की। इसमें एक और मिलता है, कितने हो गए ये? 1 2 3 4। एक और मिलता है जिसके बारे में बड़ा बात है, वो है पार्षद। आजकल के लिए उसके पार्षद यूज करते हैं। ये माना जाता है कि ये वो लोग थे जो लोकल लेवल पर शासन व्यवस्था देखते थे। यानी ये बड़े राजनीतिक उससे अधिकारी थे, छोटे पॉलिटिकल कामों के लिए और छोटे लेवल के अधिकारी थे जो पार्षद कहलाते थे। इन्हीं को उसमें 7वां अलग एक पार्ट माना है। ये सब किसने कहा है? मैगस्थनीज ने। मैगस्थनीज जो है वो पाटलिपुत्रा को भी एक नाम है। पाटलिपुत्र क्या है? पटना। मैंने बताया था कि एंशियंट में पाटलिपुत्र, मिडिवल में अजीमाबाद और आधुनिक में पटना, ये 3 उसके नाम है। पॉलीप्रोथा। मैगस्थनीज अपनी इंडिका में पाटलिपुत्रा का नाम क्या लिखता है? पॉलीप्रोथा लिखता है। वो कहता है कि इसमें इनकी दंड व्यवस्था कठोर थी और वो कहता है कि सती प्रथा थी नहीं थी। सती प्रथा थी नहीं थी, नहीं थी। मैगस्थनीज कहता है ये बात।
ये बात नहीं थी, कौन कह रहा है? मेगास्थनीज कह रहा है। भले ही थी, लेकिन मेगास्थनीज क्या कहता है कि सती प्रथा नहीं थी। हाँ ये थी, ये बता रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग? मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग, मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग बात हो रही है। इसी प्रकार से वो बहुविवाही प्रथा जो प्रथा है उसे बताता है कि थी, और वो थी, लेकिन वो थी कहाँ? क्लीनबर्ग में थी। दास प्रथा के बारे में क्या है? थी नहीं थी? नहीं थी। हम मेगास्थनीज की बात कर रहे हैं, दास प्रथा नहीं थी। जबकि अगर हम ऐसे भी मिला के देखेंगे तो दास प्रथा किसी न किसी रूप में, हम बात कर रहे हैं मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज के हिसाब से नहीं थी। इस काल की 2-3 टर्म मुझे बड़ी सही लगी है, जो मैंने में देखी थी, जो आमतौर पर नहीं मिलती है, वो भी है। जैसे चलिए से पहले ही कर लीजिए, 5-5 की 6 समितियां बताता है वो, आपने पढ़ा होगा समय कि क्या था? 6 समितियां थी 5-5 मेंबर्स की। वो समितियां क्या थी उनके बारे में जरूर आप बोलिए। हर समिति के अंडर में एक सेक्टर था, यूँ कहिए एक सेक्टर था उसमें जो समितियां थी, सबसे पहली समिति थी इंडस्ट्री की, उद्योग, और दूसरी थी विदेशी, जो फॉरेन डिपार्टमेंट का। ये जो विदेशी है, अब इसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी है, कहते हैं कि केवल उस जमाने में कितने फॉरेनर आते होंगे जिनके रिकॉर्ड दिखा जा रहा है, आजकल की तरह वीजा देखा नहीं। बेसिकली ये जो विदेशी विभाग से संबंध था, ये जो देश के एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य, ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले होते थे, उनके रिकॉर्ड में यही लोग देखा देते। तो इन विदेशियों से ये मत धोखा खाइएगा कि वो केवल यूनानियों की या ईरानियों की करते थे, बल्कि अपने क्षेत्र के, अपने साम्राज्य से जो बाहर के लोग थे, भले ही वो भारतीय थे, उनकी देखभाल भी इसी में, उन्हीं के रिकॉर्ड भी इसी में देखा जाता था। यानी विदेशी का मतलब ये कि आप हमारे शहर में, जैसे मैं शाहजहाँपुर के लिए विदेशी हूँ, मैं रामपुर का हूँ रहने वाला, तो मैं जब शाहजहाँपुर से बाहर के लोगों की गणना होगी तो उसमें मेरा नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ विदेशी का तात्पर्य ये है, वो तात्पर्य नहीं है जो आज हम विदेशी से समझते हैं। फिर ऐसी एक बात है जिसमें जन्म, मरण, मौत और जन्म का रिकॉर्ड रखा जाता था। ऐसी एक थी जो व्यापार पर नियंत्रित करती थी। व्यापार में और इसमें जो हमने बनाया था शिल्पी, उसमें क्या अंतर है? यस, एक वो थे जो मैन्युफैक्चरर्स थे, और दूसरे वो थे जो बिजनेस करते थे। एक डिपार्टमेंट और था जो नई जो पुरानी वस्तुओं के बर्ताव उनको मिश्रित होने से रोकने के था। देखिए मिलावट जो है वो आज ही नहीं है, उस जमाने में भी मिलावट इस लेवल पर थी तो उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट था। वो डिपार्टमेंट नई जो पुरानी चीज़ों की समीक्षा करता था, कौन सी चीज़ उपयोगी है, नहीं उपयोगी है। जैसे आजकल कभी कभी छापा पड़ता है, फुल भाई की मीटिंग बराबर कोल्ड ड्रिंक पुरानी निकली थी, एक्सपायर्ड थी मूवी, तो ये केवल फिर कोई बात नहीं, केवल यही काम नहीं करता था, बल्कि जो नई चीज़ें बन रही हैं उनका क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्वालिटी है, उसको भी ये इसी के अंदर देखा जाता था। कितनी हो गई है? 4 हो गई, 5 हो गई, कितनी हुई? 4। और एक थी टैक्स संबराती, कर वसूली की। इन 6 समितियों में उद्योग से थी, विदेशियों की थी, जन्म मरण से थी, व्यापार की थी, नई पुरानी वस्तुओं की थी, कर वसूल की थी। तीर्थ का क्या अर्थ होता है? मैं तीर्थ का अर्थ पूछ रहा हूँ। तीर्थ आजकल हम दूसरे शब्दों में अर्थ में यूज करते हैं, तीर्थ यात्रा को जाना है, तीर्थ धार्मिक है, लेकिन तीर्थ बेसिकली उस वक्त जो होते थे वो अधिकारी होते थे। अब क्यों होते थे अधिकारी, ये नहीं सुन लीजिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई। तीर्थ का अर्थ क्या होता है? तीर्थ का अर्थ तो हुआ ना धार्मिक, यही तो अर्थ होता है ना। लेकिन आज तो क्यों है, इन अधिकारियों की वैल्यू वही थी, इनकी वैल्यू धार्मिक थी, इसलिए तीर्थ कहलाते थे।
आपको मैंने राजत्व का सिद्धांत जो बताया था एक बार, तो धीरे धीरे था कि राजा कौन है? भगवान का अवतार है, भगवान के प्रतिबिंब, भगवान की छाया, एवं एक्चुअली खुद भगवान है। तो इसी प्रकार से जो अधिकारी थे उनको क्या कहा गया? तीर्थ हैं। जो आजकल के मिनिस्टर में हमारे लिए तीर्थ होते हैं, उनकी वही वैल्यू है, तो तीर्थ कहलाते थे। क्या कहलाते थे ये? तीर्थ कहलाते थे। ये जो तीर्थ, अब आइए इसमें हमारी जो अर्थशास्त्र है 18 तीर्थ की बात करती है, और भी बहुत सारे अधिकारी मिलते हैं, लेकिन 18 तीर्थ स्पेशल इनकी वो बात करती है। उनके नाम आप जरूर लिख लीजिए, इसलिए कि वो पूछे जाते बेंच के भी आते हैं। मंत्री ऑब्लिक पुरोहित, पुरोहित, मंत्री ऑब्लिक पुरोहित, ये बेसिकली प्रधानमंत्री होता था। और चंद्रगुप्त के काल में ये कौन था? चाणक्य था। इवन हमें कुछ सोर्सों से ये पता चलता है कि बिंदुसारा के दौर में भी हमें चाणक्य दिखाई देता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले चला गया और चाणक्य बाद तक रहा। यही सबसे मेन अधिकारी होता था। उसके अलावा जो अधिकारी थे उसमें समाहर्ता, समाहर्ता ये क्या कहते हैं उसको? रेवेन्यू, राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी होता था। ऐसी उसको संगीतकर्ता या संगीतदाता या संगीतकर्ता दोनों यूज किया जाता है। संगीतदाता और संगीतकर्ता दोनों उसके लिए शब्द यूज किए जाते हैं। और बिंदी संगीतदाता या संगीतरा, ये दोनों शब्द यूज किए जाते हैं। जो ट्रेजरर होता है आजकल, कोषाध्यक्ष का इंचार्ज होता है, खजांची, वो क्या कहलाता था? संगीतरा या संगीतदाता। संगीत से शब्द से याद रखिएगा, इससे जो भी शब्द बनता है। उसके अलावा एक सेनापति होता था, उसको भी सेनापति का काम केवल युद्ध लड़ाना नहीं था। देखिए जब युद्ध होता था, अमात्य तो जनरली किसी भी अधिकारी के लिए यूज किया गया है, अमात्य। उसके अलावा अमात्य राजकुमारों के लिए भी यूज किया गया है, अमात्य के लिए, और जनरल अधिकारी के लिए भी यूज किया गया है। अमात्य जो है वो सिर्फ गुप्त काल में नहीं, गुप्त काल से पहले भी यूज होता रहा है, गुप्त काल के बाद भी यूज होता रहा है। अधिकारियों के लिए, राजनीतिक अधिकारियों के लिए ये शब्द यूज किया जाता रहा है। यहां भी केवल एक, ये हम बात कर रहे हैं बेसिकली जो कौटिल्य ने, चाणक्य ने जो जिन 18 इंपॉर्टेंट अधिकारियों का वर्णन किया है, जो उसने माना है, जिनको उसने क्या कहा है? 18 तीर्थ कहा है उसने। अच्छा, ये भी सबको पता होगा कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य और विष्णुगुप्ता, ये भी उसी के नाम से। चाणक्य जो है युवराज को भी एक अधिकारी मानता है, तीर्थ कहता है। युवराज कौन है? राजकुमार का मतलब नहीं, राजकुमार तो 2, 3, 10, 20 भी हो सकते हैं, युवराज एक ही होता है। यस, जो बाद में जिसको नॉमिनेट, यस, दोनों ठीक है। उसके अलावा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा जो अधिकारी था, हाँ क्या था? नहीं, न्यायालय, फौजदारी के मुकदमे, आजकल फौजदारी कहलाती है ना, मारपीट के मुकदमे होते, क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस का जो जस्टिस होता था, वकील नहीं जस्टिस, वो कौन क्या कहलाता था? प्रतिष्ठा कहलाता था। सर ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ सर, अगर कहीं फैक्ट लिखने को आ जाए कि चंद्रगुप्त एक बहुत ही सिंपल व्यक्ति था, उसने नंद के ऊपर कैसे राज किया, ये फैक्ट लगाता है, उसमें क्या लिखेंगे? देखिए उसमें आपको सिर्फ 2 बातें लिखी हैं। क्या क्या वीक पॉइंट रहे थे जिन पर उसने प्रेशर डाला कि चंद्रगुप्त मौर्य इतनी बड़ी जनसिटी को हरा पाया? देखिए उसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 बात तो यह है कि नंद के साथ सबसे बड़ा, उसमें देखिए कुछ प्लस पॉइंट चंद्रगुप्त के हैं, कुछ माइनस पॉइंट नंदगुप्त के हैं। आपको 2 चीजों में बांटना होगा। नंद जो थे उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये था कि उन्हें जनता का कोई सपोर्ट नहीं था, जनसाधारण का कोई सपोर्ट नहीं था, जनसाधारण में बहुत ही अनपॉपुलर थे। एक विशाल सेना। अच्छा क्या होता है, देखिए एक चीज और समझिए आप, ये चीज कंसेप्चुअल है। भाई जो हमारी फौज है वो हमारे यहाँ के तो बहुत से रिश्तेदार हैं, मेरे गांव के, मेरे मोहल्ले के, फौज में वही लोग, फौजी सब रक्षा कर रही है, फौजी के घर पे सब चल रहे हैं। अब एक फौजी के यहाँ घर पे, गांव पे उसको परेशान किया जा रहा है सरकार ने,
कर नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, उधार दे रहा हूँ, गोरखपुर है, तो उस फौजी पर भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना उसका। तो बेसिकली क्या हुआ कि भाई मैं एक फौजी हूँ, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार सब आम आदमी है, सब नागरिक है, सब रह रहे हैं, वो सब क्या है, उन सब में अनपॉपुलर है, नन को पसंद नहीं करते। तो एक फौजी होने के नाते भले ही मैं नन के साथ हूँ, लेकिन मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ। तो नन एक विशाल सेना रखने के बावजूद भी, क्योंकि वो अनपॉपुलर थे, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को बड़ी आसानी से उनके खिलाफ लोगों को मोटिवेट करने का अवसर प्राप्त हो गया। एक आदमी को बहुत पॉपुलर हो, सपोज कीजिए मैं बहुत ही खराब हूँ, मुझसे कोई आदमी पढ़ना चाहता, कहते बाकी बहुत खराब है, तो आप आए आदमी बड़े आसानी से अपने से हटाओगे काम। लेकिन एक आदमी को बहुत पॉपुलर है, बड़ी अच्छी बातें करता है, बहुत जबरदस्त है, तो उसको निकालना आसान नहीं होगा। तो नंद जो थे वो क्या थे, नंद जो थे बहुत ही अनपॉपुलर थे सेना में भी, इस वजह से कि सैनिकों के रिश्तेदार बड़ी संख्या में थे और जनसाधारण में। ये तो नंदों का माइनस पॉइंट था। चंद्रगुप्त का प्लस पॉइंट ये था कि चाणक्य ने और चंद्रगुप्त ने जो आवाज उठाई थी, वो सबसे पहले आवाज क्या उठाई थी कि हमें यूनानियों को बाहर निकालना। मैंने आपको उदाहरण दिया था जब पहली बार क्लास में कि बाबर ने इब्राहिम लोधी के खिलाफ जिहाद नहीं किया था, लेकिन उसने राणा सांगा के विरुद्ध जंग की, तो उसने कहा जिहाद। दोनों का उद्देश्य एक था, लेकिन राणा सांगा के विरुद्ध, क्योंकि वो हिंदू था इसलिए जिहाद कह सकता था, इब्राहिम लोधी को सम्मान कर जिहाद नहीं कह सकता था। तो क्या हुआ, उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको यूज किया। यहाँ भी इन्होंने जब यूनानियों की बात की तो सबसे पहले लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। और उसके बाद भी आपको मैं बताऊं, आपको ये पढ़ा भी होगा कि जब यूनानियों को बाहर निकालने के बाद इन्होंने सबसे पहले जो है वो डायरेक्ट उसके केंद्र पर आक्रमण कर दिया था, किसके, राजधानी पे, पार्टी की तरफ, और वहां से मार के निकाले गए थे। बड़ी मुश्किल से चंद्रगुप्त ने जान बचाई थी अपनी भाग के। बल्कि एक कहानी मैंने पढ़ी थी, पता नहीं तुमने पढ़ी, चंद्रगुप्त जान बचा के भागा तो वो कहीं भटक गया और उसके थे कि वो एक बुढ़िया बहुत भूखा था, बुढ़िया की कोठरी में पहुंचा हुआ, तो उसने देखा, वो पहचानती नहीं थी कि चंद्रगुप्त है, कौन है, नहीं चंद्रगुप्त उस वक्त शुरुआत थी उसकी। उसने उसे खाना ला के दिया, भूखा देख के जन्म हो। चंद्रगुप्त ने क्या किया, 20 प्लेट में साथ डाल दिया, तो गर्म था, उसका हाथ जल गया। तो बुढ़िया ने ये कहा, तुम चंद्रगुप्त की तरह लगता है कि बीच में ही तो रहता है, किनारे से खाना शुरू कर। तो उसके बाद जो है कहते हैं कि उसने फिर सीमाओं से आरंभ किया था। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी युद्ध होते हैं सीमाओं से होते हुए चले जाते हैं। और चंद्रगुप्त ने क्या किया था, चाणक्य ने केंद्र पर डायरेक्ट आक्रमण कर दिया, तो वो नहीं पराजित कर पाए थे। लेकिन जब सीमाओं से आगे बढ़ने शुरू हुए तो उनको सपोर्ट करने की मिलती चली गई। दूसरी बात मैं आपको बता चुका था कि उनके साथ जितनी बड़ी संख्या में हथियार चलाने वाले जितने हो सकते थे, वो सब लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। तो आपको प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि उसमें चाणक्य जैसा व्यक्ति था। चाणक्य की विशेषता ये नहीं है केवल कि उसने उसको तैयार किया, बल्कि उसकी विशेषता ये है, आज भी आप देखिए आधुनिक काल में ज़्यादा अच्छी बात समझ में आएगी, पॉलिटिकल पार्टीज की पूरे वो होते हैं, उनके प्रचार मंत्रालय होते हैं उनके पूरे, वो देखिए कैसी कैसी आजकल तो ये उसका ज़माना है, ये आ जाएगा। आप देखिए पूरी टीम बैठी होती है जो IT की, जो गवर्नमेंट के फेवर में या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जिसका भी जो रिमोट है उसकी तरह वो करती चलती है। तो चाणक्य का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था वो उसने वही किया था जो आज की ये IT की टीमें करती हैं। उसने देश के अंदर, देश का अर्थ है कि उस मगध के पूरे क्षेत्र के अंदर उसने एक सूर सा फूंक दिया था, पूर्ण फूंक दी थी नंदों के थ्रू, जिसकी फिर क्या होता है कि भाई जब तक मजबूरी है, पता है कि इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बैठे में आपको पता चला नहीं एक आदमी है आया है निकल के जो इनको कर सकता है, जिसने ये आवाज़ उठाई है, तो लोग जुड़ते चले। तो नंदों को मैंने कहा ना, नंद बड़ी विशाल सेना रखते थे, लेकिन विशाल सेना के बावजूद उनको हटना पड़ा। ये क्या हुआ, कहाँ पे अच्छा ये इसलिए ये इसके बारे में वैसे तो मैंने कहा ना, ये ऐसे मौर्य साम्राज्य कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत डिटेल है, कंसेप्चुअल भी और फैक्ट भी। लेकिन जाहिर हमारी अपनी सबकी लिमिटेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। लेकिन अगर आपको भी शौक हो आप पढ़िएगा, मैंने कहा ना बायो भूमिला थापर को पढ़िएगा, भूमिला थापर ने बड़ी डिटेल से इन चीज़ों को डिस्कस किया। हम आइए घूम के वापस प्रतिष्ठा, मतलब प्रतिष्ठा फौजदारी का वकील था। उसके अलावा एक और था
व्यवहारिक। फौजदारी के अलावा क्या बचता है, क्रिमिनल के अलावा? सिविल। यस, ये सिविल का था। ये क्या था? सिविल का था। एक तो सेनापति होता था जिसकी हम बात कर चुके, यानी सेनापति वो केवल सेनाओं का कमांड नहीं करता था, बल्कि वो सेना के डिफरेंट विभाग में। एक व्यक्ति और होता था जो नायक कहलाता था। कहते थे सेना के संचालन में उसके ये ओहदा बाद में मुगलों के ज़माने में मीर बख्शी और सल्तनत काल में मीर हारिस कहलाता था, जो उसके उनके वेतन, उनका रिकॉर्ड, ये सब सारी चीज़ें लिखा करता था ये नायक। जबकि नायक आज के काल में आप महाराष्ट्र में जाएंगे पूरी जाति नायक मिलेगी। ये फौज में प्यादे जो होते थे, प्यादे हुआ करते थे, वो नायक कहलाते थे। बहुत से लोग अपने सरनेम के आगे नायक लिखते हैं, इवन हिंदू इवन मुस्लिम दोनों मैंने नायक देखे हैं। जो नायक है ये बेसिकली शब्द है, लेकिन यहाँ पे नायक जो है वो सेना के संचालन और सेना से संबंधित था। कर्मांतक, ये वही ट्रेड एंड कॉमर्स का इंचार्ज हो जाता है, उद्योग धंधे या ट्रेड एंड कॉमर्स का इंचार्ज था। ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार का उनका एक सुपरवाइजर का इंचार्ज उसमें। इसको आज की भाषा में आप चाहे मंत्री समझ लीजिए, उस विभाग का ये था, उसका सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता था, यूं समझ लीजिए। एक होता था मंत्री परिषद, अध्यक्ष, मंत्री परिषदाध्यक्ष, समझ में आ रहा है? मंत्री परिषद का अध्यक्ष। जितने ही सब मंत्री थे उन सबका, लेकिन आज की जबान में उसको कहते हैं स्पीकर। स्पीकर होता है ना लोकसभा में, राज्यसभा में सभापति जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली उसका काम करता था, चालू था। और यही काम मिडिवल पीरियड में, इस वर्ड को याद रखिएगा, वो हाजी मीर हाजी होता था, क्यों पूछे, जो दरबार का संचालन करता था। ये सब मंत्री तो थे। इस मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद, ये जो मंत्री होते थे उनका, मंत्री जो परिषद थी पूरी, यानी पूरी मंत्री जो परिषद थी उसका अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषद नहीं समझे, जितने मंत्री परिषद है उसका अध्यक्ष होता था। ये बेसिकली इसका जो काम था वो जिसको मैंने कहा ना, जो काम स्पीकर करता है, संचालन करता है सारी चीजों का, उसका था। इसमें उन तमाम मंत्रियों के रिकॉर्ड रखते हैं, उन तमाम का लेखा जोखा, वेतन, हर चीज उनके बारे में वो पूरा रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। दंडपाल, आज की भाषा में पुलिस विभाग। पुलिस का जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो उस वक्त नहीं था। पुलिस, आज तो पुलिस ही पुलिस का काम करती है, लेकिन उस जमाने में, और इवन ये मध्यकाल तक चला है, कि कई अधिकारी होते थे जिनके पास इस प्रकार की पावर, पुलिस पावर हुआ करती है। आप इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में आप देखेंगे कि जो डीएम होता है वही क्या होता है, उप चुनाव अधिकारी होता है जिले का। लेकिन बहुत से कंट्रीज में डीएम अलग होता है और जो चुनाव अधिकारी होता है जिले का वो अलग होता है, यानी यहाँ डीएम ही काम करता है। तो उस काल में पुलिस का काम जो है वो बेसिकली, अभी जो मैंने न्यायाधीशों के नाम लिखवाए हैं, इवन ये भी पुलिस के काम लिखते थे, दंड। और ये पुलिस दंडपाल जो है, पुलिस आपको दंड थोड़ी देती है, दंड तो अदालत देती है ना, पुलिस तो केवल पकड़ती है, लेकिन ये लोग दंड भी दे सकते हैं। इसके लिए एक शब्द और इसके लिए यूज किया जाता है, इनका काम था, ये केवल नहीं बल्कि सेनाओं को जो सामग्री प्राप्त कराई जाती थी, सेना को, आप कई युद्ध में जा रहे हैं ना, सेना तो सेना को खाना पीना कपड़े सब चीजें चाहिए होती थी बात होती, वो उसके अधिकारी भी नहीं हुआ करते, यही काम है। यानी एक अधिकारी के इसमें कई चीजें, आज की भाषा में हमने सबको अलग अलग कर दिया है, लेकिन उस काल में ये चीजें चला करती थी। इसके अलावा एक होता था अंतपाल। अंतपाल ये दुर्गों का रक्षक होता था, किलेदार, लेकिन ये हर दुर्ग नहीं, जो सीमाओं पर थे, साम्राज्य की जो सीमाओं पर दुर्गे थे, उन दुर्गों का जो रक्षक होता था,
दुर्गापति, वो क्या कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। और जो बकिया जो होते थे, अब जाहिर है फिर उनको क्या कहा जाता होगा? उनके लिए शब्द आता था दुर्गपाल, लिख लीजिए वो भी, दुर्गपाल। और दुर्गे थे, एक बात और समझ लें, ये दुर्गा जो है किला फोर्ट, ये जितनी इंपॉर्टेंट सिटीज और स्पेशली कैपिटल और जो सीमाओं के क्षेत्र होते थे, वहाँ पर ये दुर्गे कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। और यहाँ पर एक दुर्गा अधिकारी, एक फौज, जो सारा पूरा सिस्टम रखा जाता है। इसीलिए सीमाओं के और के लिए अलग अलग शब्द यूज किया गया है, क्योंकि कई बार ये होता था कि जो इंपॉर्टेंट दुर्गे होते थे उन पर राजकुमार उन पर नियुक्त किए जाते थे। इसके अलावा एक होता था नरोड़ा। इसके लिए भी इतिहासकार कई अलग अलग चीज कहते हैं। कोई कहते हैं कि जो फिर आधुनिक काल में अब तक कोतवाल जो कहलाता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जैसे जो मेयर होता है आजकल, जो नगर का पूरा हिसाब देखता है, वो कहलाता है नरोड़ा। क्या कौन? नगर की पूरी व्यवस्था देखने वाला मेयर या महापौर उसको बोलते हैं, पूरी महापौर। अंग्रेजी में मेयर कहते हैं उसी। क्या अंतर है? ऐसा है ना, जो शहर है उनकी स्टैंडर्ड के एतबार से पंचायत, फिर म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल बोर्ड, फिर नगर निगम, और बड़े जगह है वो मेट्रोपॉलिटन है, जो बेंगलोर सिटी से बड़ी सिटी। तो ये वो रामायण जो था ये वो काम देखते हो। एक और अधिकारी मिलता है हमें, प्रशस्ता। ये प्रशस्ता जो है, इसके बारे में भी ये कहा जाता है, दो इसके बारे में होना। एक तो ये कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको उनके वो करता था, और एक इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि ये भी पुलिस का काम करता है। जब आप पढ़ेंगे किताबों को तो आपको दोनों चीजें उसके साथ नाम के साथ आपको, इसलिए आप दोनों चीज ध्यान रखिएगा। मेन इसका काम जो था वो डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखना था, लेकिन आवश्यकता के लिए अनुसार ये पुलिस का काम भी करता था। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अधिकारी था तैवारिक। ये जो राजमहल होता था उसका इंचार्ज। मिडिवल पीरियड में ही इसको खानसामा बोला जाता था। सल्तनत पीरियड में खानसामा आजकल कुक को बोलते हैं। देखिए राजमहल जो है वो कुछ छोटा, आज भी आप जाएंगे तो प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस की पूरी टीम है, बहुत बड़ा स्टाफ होता है उनका, बड़े बड़े IAS उसमें अपॉइंट होते हैं। उसी प्रकार से उस जमाने में भी राजमहल जो है उसका बहुत बड़ा स्टाफ था, उसके खाने का, उसके फर्नीचर का, डिफरेंट। उसका जो इंचार्ज था वो कहलाता था कौन? ये व्यापारिक कहलाता। एक होता था अंतर्वेशी। ये क्या बोलते हैं, Z कैटेगरी की आजकल सबसे ज्यादा वही होती है यस, जो Z कैटेगरी में ना उसका जो इंचार्ज होता था, अंगरक्षकों का इंचार्ज का, वो कहलाता था अंगरक्षकों का। प्रशासन व्यवस्था में आप देखेंगे कि मॉडर्न से पहले, मॉडर्न के बाद भी कुछ चीज़ें इकाई के तौर पर सेम चली आती हैं, उनको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे इसमें थोड़ा कहीं अंदर मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते हैं। प्रांत में, मंडलों में छोटे छोटे बातें, ये मंडल जो कहलाते थे, जो आज कहते हैं उस जमाने में प्रतिष्ठा कहलाते थे, तो इनके लिए प्रतिष्ठा का शब्द यूज किया जाता था। कुछ कहते हैं कि प्रतिष्ठा उस यूनिट को भी कहते थे और उसका जो अधिकारी होता था उसको भी प्रतिष्ठा बोलते थे। फिर उसके ऊपर विषय होता था,
विषय आधुनिक जिला, आधुनिक काल में जिला। और फिर इस विषय के अंतर्गत बहुत से गांव होते थे, और गांव के लिए टर्म कई बार यूज की गई है उस काल के शुरू में, स्थानीय। स्थानीय स्थानीय का मतलब नहीं लोकल, बल्कि स्थानीय का अर्थ है गांव, छोटी जगह। लेकिन ये स्थानीय में एक टेक्निकल टर्म, वो ये है कि स्थानीय जनरली बड़े गांव के लिए यूज किया जाता था, मतलब बड़े गांव नहीं, सॉरी, गांव के बड़े समूह के लिए। 800 गांव तक का समूह जो है वो क्या कहलाता था? स्थानीय कहलाता था। गांव पर प्रदेश, प्रतिष्ठा, प्रांत, प्रांत के बाद सेंटर, जो केंद्र है वो होता था। इसमें 2-3 चीजें हैं जो क्वेश्चन मैंने देखा था, उसको मैच करने को भी थी। जैसे 800 ग्राम का जो वो है, ये तो क्या कहलाता था? स्थानीय कहलाता था। और द्रोणमुख कहलाता था 400 ग्राम गांव का। द्रोणमुख 400 गांव, ये 800 गांव, द्रोणमुख 400 गांव। ऐसी कार्बटी, ये 200 ग्राम से संबंधित था। और उसके बाद संग्राम, ये 10 गांव। अब देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, 10 गांव का एक ग्रुप, उसके ऊपर तैयारी 200 का, 400 का, 800 का, उसके ऊपर फिर जिला, प्रतिष्ठा, उसके ऊपर फिर मंडल, फिर प्रांत होता था, और प्रांत के ऊपर केंद्र होता था। ये जो सिस्टम है, इसको इसलिए याद रखिएगा कि एंशिएंट पीरियड में अधिकतर इसी तरह के शब्द ही मिलते थे हमें, डिफरेंट उसमें अलग अलग वंशों में। ऐसा नहीं है कि उनकी वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, इसलिए ये बेसिक है जो सबके अनुसार आपको चलता रहेगा। ये ग्राम जो है, 1 ग्राम, ये तो 10, 20, 800, 40, 100 भी हुई। 1 ग्राम का जो अधिकारी था वो ग्रामीणी कहलाता। क्या कहलाता था? वो ग्रामीणी कहलाता था। ये मौर्यन से पहले भी यही था, मौर्यन में भी यही रहा, और मौर्यन के बाद भी यही रहा। कुछ अधिकारियों का और नाम है महामात्या पर्षद, महामात्या पर्षद। देखिए ये अभी आप बात करें ना, अमात्य बेसिकली एक अधिकारी है, अब उसमें महामात्य और डिफरेंट अमात्य। ये महामात्या पर्षद जो था, ये क्या कहते हैं उनको हिंदी में? सीक्रेट बोलते हैं, जासूस, गुप्तचर, गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था ये। लेकिन अर्थशास्त्र में इसके लिए एक और वर्ड भी मिला है, वो अर्थशास्त्र में मिला है, गुण पुरुष। उसको कैसे गुण पुरुष, ये अर्थशास्त्र में यूज किया गया है ये शब्द जासूस के लिए, गुण पुरुष। दो चीजें और हैं इसमें, ये भी बड़ा पूरा सिस्टम उनका बहुत जबरदस्त था। ये जासूस जो होते थे, ये 2 प्रकार के होते थे, एक होते थे परमानेंट और एक होते थे टेम्परेरी। मुझे जरूरत पड़ी, आप उनके मोहल्ले में रहने लगे, यार नौकरी करना है, ये टेम्परेरी होते थे, और एक परमानेंट होते थे। दोनों के लिए अलग अलग शब्द यूज किए गए हैं। अब देखिए संस्था हमारे यहाँ आजकल दूसरे उसमें इस्तेमाल होता है। संस्था सही लिखा है मैंने? हाँ, पूरा संस्था। ये संस्था बेसिकली जो परमानेंट जासूस होते थे वो होता था, उसके लिए यूज किया जाता उस स्रोतों में जो हमें मिला। ऐसी ये दूसरा वर्ड है, ये भी आजकल के संचारा, ये जो टाइम में जो टेम्परेरी जासूस होते थे उनके लिए यूज किया जाता था संचारा। इसको आज के जमाने में, बल्कि इसके लिए एक और है, ये संस्था वाले जो थे ये एक ही जगह रहते थे, और ये जो थे संचारा वाले, ये भ्रमणशील थे। हाँ, ये भ्रमणशील थे, ये घूमते रहते थे। इन दोनों में एक अंतर ये भी है, दोनों जासूस में। एक शब्द यूज किया गया है सीता। सीता हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें सीता जो है वो एक इसके लिए दूसरी जिसके लिए है
वो जमीन, वो भूमि जो डायरेक्ट राज्य के कंट्रोल में होती है। इसके लिए देखिए मैंने कहा ऐसा नहीं हर काल, इसके लिए मिडिवल पीरियड में खालसा का शब्द यूज किया। अकबर को जब पढ़ाइए बाबर को और इनको, तो वह खालसा भूमि कहलाती थी जो डायरेक्ट राज्य के सेंटर के कंट्रोल में होती थी। ये सीता कहलाती थी। कर के लिए भी अलग है, जैसे वो जो है भाग आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, भाग बलि, भाग यहाँ पर जो यूज किया जा रहा है वो केवल उसके लिए जो कहते हैं जमीन के कर को, भूमि कर को, उसके लिए शब्द यूज किया गया, भाग को शब्द यूज किया गया। इसी प्रकार से सेतु, ये फल सब्जी इस प्रकार की चीजें थी, उनका जो टैक्स लिया जाता था वो सेतु कहलाता था। उसके अलावा एक और कर का नाम मिलता है हमें, वो भूमि जो डायरेक्ट राज्य सेंटर के कंट्रोल में, केंद्र की। देखिए क्या होता है ना, जमीन है, भूमि है, किसान है, दुनिया भर के से बने, एक उदाहरण जो टैक्स लेते थे उस भूमि पर, एक वो जमीन होती थी जिस पर अधिकारी शासक का होता था, उस पर टैक्स नहीं, उसकी पूरी इनकम उसकी होती थी। इसी को मिडिवल पीरियड में खालसा भूमि कहा गया। यहाँ पे स्लाइड बैक हो गई, आप आगे बढ़ा दीजिए। अब आगे बढ़ो। अब आगे से बोलो प्लीज। ठीक, अब समझ में आएगा। मैंने अभी क्या लिखा था, प्रणय, ये इमरजेंसी टैक्स था। कई उदाहरण हमें मिलेंगे कि जो, और ये इमरजेंसी टैक्स कब लिया जाता था, दो या तो कोई आपात वो पड़ गया, युद्ध पड़ गया उस युद्ध के समय में, या कोई जो उसको क्या बोलते हैं आपदा, जिसको बोलते हैं आपदा, उसके लिए लिया था। इसके 2-3 उदाहरण हमें केवल मिले, ज्यादा नहीं मिले हैं, लेकिन उसके लिए प्रणय का शब्द यूज किया गया है। ऐसी एक टेक्स्ट था प्रवेशी, उसको क्या कहते हैं, आयात कर जो था वो ये था प्रवेश। ये प्रवेश से समझ में भी आ रहा है। ऐसी जब आयात पे तो निर्यात पे भी टैक्स होगा, उस निर्यात पे भी था, वो भी उसी से संबंधित है। निष्काम में कहलाता था, निष्काम में ये निर्यात करता। इसके अलावा इस काल में इनकम के और भी बहुत सारे सोर्स थे, डिफरेंट, हर प्रोफेशन के ऊपर जो था वो था टैक्स लिया जाता था। शराब पे, नमक पे, स्लॉटर हाउस पे बूचे खाने उनसे लिया जाता था, वेश्याओं से लिया जाता था, जुआरियों से लिया जाता था, मंदिरों की आमदनी पर भी एक टैक्स था। ये सारे टैक्स जो थे वो गुप्त काल में इनकम का स्रोत थे। ये ऐसे याद रखिएगा कि इनकम के सोर्सेज क्या क्या थे, उसमें ये सारी चीजें। मैगस्थनीज ने इस शासन से संबंधित एक और चीज उसने एक वर्ड दिया है जो और हमें कहीं नहीं मिला, लेकिन ये इसमें क्वेश्चन आया है इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। एग्रोनोमी, एग्रोनोमी ये बेसिकली जिले लेवल का अधिकारी होता है। ये नाम हमें भारतीय स्रोत में नहीं मिला है, लेकिन मैगस्थनीज जो है उसकी सोर्स में हमें ये नाम एग्रोनोमी मिला है, और ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इसे आपको लिखा। अच्छा, मैगस्थनी जो मैं बता चुका हूँ, वो कहता था कि दंड व्यवस्था बहुत कठोर है, और एक मैगस्थनी कई उसमें बड़ी रोचक घटनाएं लिखता है मैगस्थनी, जो दूसरों ने कोट की है। जैसे वो जगह लिखता है कि आते पढ़ने पर एक किसान ने एक बैली जोड़ी के लिए, यानी 2 बैलों के लिए, एक जोड़ी बैल के लिए उसने अपनी कन्या की शादी कर दी। ये कौन सा विवाह हुआ बताओ? यानी उसने
ने एक जोड़ी बैल लेकर कन्या को उसको दे दिया, विवाह कर दिया उसको। आर्ष यानी जहेज वाला अलग हो गया ना, जहेज तो लड़की लेके जाएगी, वो लड़की लाई लड़के ने दिया। हाँ, वो लड़के ने दिया इसको, बल्कि इसके लिए ये कहा जाता था कि उसने उसको दान कर दिया। इसके अलावा इसमें बहुत सी और बड़ी रोचक घटनाएं उसने लिखी है मैगजीन्स ने। अब उन सबको अगर हम लिखने बैठे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको और इससे संबंधित लिखवा देता हूँ। जैसे सामाजिक दिशा बताता है कि वर्ग कठोर हो गए थे। अब जो है पूरी यानी आपकी जो कास्ट सिस्टम है वो पूरी तरह डेवलप हो चुका था। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में विवाह और ये सारी चीजें जो है बिल्कुल निषेध की जा चुकी थी। उसके अलावा ये कुछ चीजें उसने बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हैं जो हमारे अर्थशास्त्र में भी मिलती हैं। वो क्या है? चाणक्य कहता है कि चाणक्य बताता है कि कहाँ से हमें इनकम लेनी चाहिए, कहाँ पे हमें इनकम खर्च करनी चाहिए। तो इनकम खर्च करने के स्रोत बताता है, उसमें कहता है कि बुद्धिजीवियों दार्शनिकों पर भी खर्च करना चाहिए। जैसे आज भी सरकार आपको स्कॉलरशिप देती है, फेलोशिप देती है, ये अभी दी गई आपके ऊपर, हमारे ऊपर खर्च किया जा रहा है। ये सब क्या है? ये चाणक्य कहता था कि शिक्षा, साहित्य, विद्या के लिए और दार्शनिकों के लिए, जिससे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए। लेकिन वो दार्शनिक को नहीं कहता है, वो छात्रों के लिए नहीं कह रहा, आपको छात्र मिल रहा है। उसने भी शब्द यूज किया है, उसने दार्शनिक का यूज किया है कि दार्शनिकों के लिए यूज करनी चाहिए। कुछ चीजें हमें जो मैगजीनी से बताइए कि वो कहता है कि कृषक बड़ी संख्या में पाई जाती है और क्षत्रिय बड़ी संख्या में पाई जाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि ब्राह्मण तो जाहिर है कि एक सेलेक्टेड थे, कम थे। क्षत्रिय लड़ने वाले वॉरियर्स और कृषक किसान आम जनता यही बड़ी संख्या में थी। इसलिए वो कहता है कि यहाँ तो कृषक तो क्षत्रिय ही नजर आते और कोई हमें नजर नहीं आता है। बड़ी संख्या संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, ये हमें मैगजीन्स बताता है। हाँ, एक चीज़ और हमें मिलती है जो हमारी सोर्सेज बताती है कि लड़का और लड़की की शादी की उम्र आज ही तय नहीं हुई है, उस हमारे भी तय कर दी गई, समझे? वो क्या तय की गई थी? लड़के की 16 साल और लड़की की 12 साल। अब तो बढ़ा दी गई थोड़ी सी, अभी चेंज हुआ है ना गवर्नमेंट ने। कितनी कर दी? 21 कर दी। नहीं, हो सकता है 21 है, 21 है। लड़के की क्या है? नहीं, लड़के दोनों की 21 कैसे हो जाएगी? अच्छा, सिर्फ लड़के को पड़ेगी। खैर, चाहिए होगा उस काल में 16 साल लड़का और 12 साल की लड़की से शादी के लिए औचित माना जाता था कि हमें ये भी चाणक्य अफसोस से बताना है कि सती प्रथा केवल योद्धा वर्ग में थी। किसमें? योद्धा वर्ग में, कुलीन वर्ग में, जिसको जौहर हम बाद में राजपूतों में देखते हैं। जो मुगल काल में जो जब होता था ना, फिर गए अब नहीं जी सकते तो स्त्रियों को सबको आग और उसमें बेजौहर व्यवस्था कहलाती थी। इस काल में इस प्रकार से कभी कभी सती प्रथा के भी हमें उदाहरण मिले। देखिए, सती प्रथा आरंभ कहाँ से हुई थी कि पहले वो सांकेतिक रूप से स्त्री चिता पर लेट जाती थी, उसके बाद उसके रिश्तेदार उससे रिक्वेस्ट करते थे तो उठ जाओ, उठ के आ जाती थी और चिता को आ गए। यहाँ से शुरुआत हुई। देखिए कैसे रिवाज बिगड़ते चले जाते हैं, करप्शन कैसे बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे सती प्रथा एस्टेब्लिश फैक्ट बन चुकी थी। ये मैंने शायद बताया था उस दिन नहीं हुआ, ये ईरानियों से क्या था, ये वहाँ बता चुका हूँ मैं कि फीमेल बॉडीगार्ड्स, अंगरक्षक जो है वो महिलाओं को भी रखना आरंभ कर दिया था। इससे पहले ये प्रथा यहाँ पर नहीं पाई जाती थी। कुछ टर्म्स हैं जो हमें अर्थशास्त्र में मिली है, वो लिख लीजिए इसलिए कि उस पर क्वेश्चन बनते हैं।
ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उसमें बनते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है जो यूज की जाती थी, जैसे वो जो है ऑर्गेनिका, पक्के हुए चावल को बेचना या बेचने वाला, कच्चे चावल नहीं, पक्के हुए हंडिया चावल, वो पक्के चावल जो है वो बेचने वाला। आप रोटी बेचने वाला, रोटी बेचने वाला आप ऐसी, इसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा उसमें चयापत, और कुछ जगह इससे भी लिखते हैं जैसे चयापत। ये दोनों तरह से इसको लिखा जा सकता है। ये भट्टी, क्या कहते हैं उसको, भट्टी होती है ना घोंपने वाला, भट्टी घोंपने वाले को के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था। भट्टी कहाँ से आ गई? लोहे का आरंभ हो गया था, लोहा हो गया था, लोहे की वस्तुएं आरंभ हुई थी, आयरन एज शुरू हो चुकी थी, लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी, उसके लिए ये भट्टियाँ और सब चीज़ें यूज की जा रही थी। तो व्यापक या क्षयापक या क्षयापक ये सब वर्ड मिलेंगे, इसलिए ये भट्टी घोंपने वाले के लिए यूज किया जाता था। ऐसी पांशुवातक, पांशुवातक, आप अगर किताब में जाके देखेंगे तो लिखा होगा पांशुवातक का गर्द साफ करने वाला, धूल, लेकिन बेसिकली ये गर्द धूल नहीं होती थी। वो जब लोहे के भट्टियों पे काम होता था उसकी उसको उसको साफ करने वाला जो है उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है पांशुवातक। लेकिन किताब में लिखा देखेंगे आप क्या, गर्द साफ करने वाला, गर्द, गर्द तो जानते हो ना कि धूल, गर्द साफ करने वाला। कुछ चीजें और थी उसके अल्टरनेटिव, जैसे सूती कपड़ों के लिए कुछ क्षेत्र बड़े मशहूर हो गए थे उस जमाने में, उसमें काशी, वत्स, मथुरा और आपके, मैं तो इसी को आपके लिए, ये सूती कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। और जो मलमल का स्पेशल कपड़ा होता है ना मलमल, वो मशहूर था बंगाल उसके लिए। बंगाल का कॉटन, आप देखिए मैं इसे बना इस काल से और अंग्रेजों के आने तक उसका दुनिया में कोई यूज नहीं। इस काल में रोमन्स ने, आप देखिए कि रोमन्स के जो दार्शनिक थे उन्होंने शिकायत की कि हमारे यहाँ का अखलाक खराब हो रहा है, मतलब वो इतने ट्रांसपेरेंट और कॉटन के सॉफ्ट होते थे तो उसे पहन के भी लगता था कि आदमी नंगा है, तो महसूस ही नहीं होता था कुछ पहन रहा है। तो उन्होंने रोमन्स ने और यूनानी ने बाकायदा शिकायत किए हुए थे ये कपड़े नहीं होने चाहिए, इन कपड़े से हमारे यहाँ क्या कहते हैं मोरल वैल्यूज जो है वो गिर रही थी, ये उस कपड़े की क्वालिटी थी। जब अंग्रेज आए तो ढाका का मलमल पूरा थान समझते हो ना, एक मुट्ठी में थान आया था, ये कोई मतलब किसी मदारी या ज्वारी नहीं का सचमुच था। ये इस काल से लेकर बंगाल को ये पोजीशन प्राप्त हुई। अंग्रेजों ने फिर आके जब बर्बाद किया हमारी इंडस्ट्री को, तो फिर ये पूरी इंडस्ट्री ही यहाँ से खत्म हो गई। आप बता सकते हैं कि क्यों खत्म हुई? क्योंकि जो यूरोपियन देश थे उन्होंने एक आर्टिफिशियल पत्ता तैयार कर लिया। ये आप कुछ यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ा ना आपने, कारखाने आ गए थे, अब हाथ से नहीं बनती थी चीजें, जब आप कारखाने बनने लगे, एक्चुअली भारत के दुनिया में जितना ये साम्राज्यवाद है वो उसी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। उनके जब कारखाने बने तो उन्हें कारखानों में अपने प्रोडक्शन करने के लिए कच्चा माल चाहिए होगा, कच्चा माल चाहिए होगा, और उसके बाद उस सामान को तैयार हो उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए होती है। तो उन्होंने एशिया और अफ्रीका के हम जैसे कमजोर मुल्कों पर अधिकार किया। यहाँ से कच्चा माल सस्ता जाता था और वहाँ से पक्का प्रोडक्शन तैयार हो गए, यहाँ मार्केट में लाकर भेज दिया। इसलिए उन्होंने इंटेंशनली यहाँ की इंडस्ट्री को बिल्कुल खत्म कर दिया। कहते हैं कि यहाँ के जो बुनकर थे, जो बड़े आज की वाणी में मिलनायर थे, वो सब सड़कों पर आकर भीख मांगने लगे। तो बात क्या थी कि इस काल से लेकर बंगाल और आधुनिक काल तक बहुत लंबा पीरियड हो गया, इस इंडस्ट्री को कभी आंच नहीं लगी। चमड़े के लिए 2-3 क्षेत्र बहुत मशहूर थे।
चाइना एक तो हिमालय का क्षेत्र और कश्मीर वो भी उसी में आ जाएगा। कश्मीर और कौशल और विदर्भ ये चमड़े के लिए बहुत मशहूर थे और चमड़े के वस्त्रों के लिए। और कलिंग जो था वो हीरो के लिए प्रसिद्ध था। हीरो डायमंड्स, कीमती पत्थर उनके लिए प्रसिद्ध था। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और लिखी हुई है। निश्क और स्वर्ण ये गोल्ड कॉइन के लिए यूज किया जाता था। निश्क एंड स्वर्ण, स्वर्ण से समझ में आ जाता है, लेकिन निश्क, और ये भी देखिए आप, ये निश्क कहां से चला आ रहा है? सिंधु घाटी की सभ्यता से, वैदिक पीपल से चला आ रहा है यहाँ भी। उसके अलावा सिल्वर के जो कॉइन्स थे उनके लिए भी कई गिफ्ट, उनके लिए ये पर्ण, उसके अलावा करण और काशापण, ये सिल्वर कॉइन के लिए यूज होते थे। तीनों शब्द सिल्वर कॉइन के लिए। माशम और माशक, माशम और माशक ये कॉपर के कॉइन्स के लिए यूज होते थे। एक चीज यहां पे याद रखिएगा, ये आज जो हम एक करेंसी यूज कर रहे हैं तो क्या कहलाती है करेंसी? जो रुपया पैसा यूज करते हैं क्या है ये टोकन करेंसी। इस 100 रुपए की कागज की वैल्यू नहीं है, इस उस गारंटी की वैल्यू है जो आपके उसमें रिजर्व में है, और उसके बदले ये टोकन दिया गया है आपको। मिडीवल पीरियड से पहले तक इकोनॉमिक सिस्टम अगर उन्होंने पढ़ा होगा, क्या होता था? सिल्वर के सिक्के की वैल्यू चांदी के हिसाब से होती थी, गोल्ड के सिक्के की वैल्यू गोल्ड के हिसाब से होती थी, कॉपर के हिसाब से होती थी। दुनिया में सबसे पहले ईरानियों ने और चाइना में इन्होंने टोकन करेंसी शुरू की थी। भारत में सबसे पहले आपने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक का, तुगलकी फरमान जिसके लिए बड़ा यूज किया था। उसने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा जिसको कहते हैं शुरू की थी, यानी उसने तांबे के सिक्के और पीतल के चलाए और उनको कीमत हुई थी जो गोल्ड की और सिल्वर की होती थी। पहला सांकेतिक मुद्रा का एक्सपेरिमेंट भारत में किया गया था। इस काल में जो है ये सांकेतिक मुद्रा का काल नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल जो उसकी वैल्यू है वो, समझ गए ना दोनों में अंतर। एक गोल्ड के सिक्का है, उसमें उस गोल्ड की जो वैल्यू है उसके हिसाब से उस सिक्के की वैल्यू है। सांकेतिक मुद्रा ये है कि है तो वो पीतल का टुकड़ा, लेकिन उसकी वैल्यू वही है जो उस गोल्ड के सिक्के की नकली है। जैसे इस 100 रुपए के कागज के अगर आप मोहन की कीमत देखेंगे तो क्या मामूली 500 रुपये 10-20 रुपए का होगा इतना, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? ये क्या कहलाता है? इसके लिए शब्द यूज किया जाता है टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा हिंदी में। जब इसकी बात आई है तो उसका नाम लिख लीजिए, बट उसका वो है लक्षणाध्यक्ष। लक्षणा और अध्यक्ष कौन कहलाता था? ये टकसाल का इंचार्ज। टकसाल समझते, जहां सिक्के ढाले जाते हैं, जहां सिक्के ढाले जाते हैं टकसाल, उसका इंचार्ज जो है वो लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। एक और होता था औतवाध्यक्ष, औतवा अध्यक्ष। ये नाप तोल का इंचार्ज होता था, नाप तोल। इसलिए कि देखिए हर दौर में बेईमान लोग रहे, नापने तोलने में हमेशा कमी हो करते नहीं करते। एक अभी मैंने अभी कल परसों की बात है, एक टीवी पे बड़ा अच्छा डिबेट हो रही थी, उसमें बड़ा अच्छा शेयर पढ़ा उसने। उसको मैं मतलब मेयार कहते हैं कसौटी को, स्टैंडर्ड, और दयानत कहते हैं ईमानदारी को, ऑनेस्टी को। वो कहता है कि यही मेयार दयानत है तो कल का ताजिर बर्फ के बाट लिए धूप में बैठा होगा। हमारी ईमानदारी क्या, अगर यही हाल है, यही कसौटी रही, तो कल का व्यापारी क्या होगा? बर्फ का बाट लेके धूप में बैठा होगा, ताकि कम से कम तोल का चला जाए। तो ये जो नाप तोल का इंचार्ज था, इसके बारे में थे कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। उसकी जरूरत नहीं है कि जो लिपियाँ थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, ये इसको जरूरत नहीं, इसकी तो मैं बता चुका हूँ कई बार पहले भी। उसके अलावा
स्टूडेंट्स को पढ़ाइए। स्टूडेंट्स की कैटेगरीज थी। एक स्टूडेंट की कैटेगरी थी आचार्य भागदायक। आचार्य बड़ा लंबा शब्द हो गया है, आचार्य भागदायक। वो स्टूडेंट्स जो खुद मालदार थे और आकाश और बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर सकते थे, वो कहलाते थे, पैसा दे सकते थे, फीस दे सकते थे, वो क्या कहलाते थे? आचार्य भागदायक। जो अपनी फीस, अपना खर्चा उठा सकते थे, दे सकते थे, वो कहलाते थे। उसके अलावा हम आप पढ़ाने पढ़ने वाले कोचिंग है, उनके लिए होता था धम्मत ट्रस्ट। धम्मंते वासी, हिंदी पर है धम्मंते वासी। ये वो स्टूडेंट जो खुद फीस नहीं बेयर करते थे, मैं फीस आज की भाषा, आज की भाषा यूज कर रहा हूँ मैं, उनके लिए शब्द यूज किया जाता है। एक और बड़े मजे की चीज है जो आज की हम इमेजिन करते हैं कि यार कैसे उस वक्त भी ये इस तरह की सोच रखी गई होगी। उपदा परीक्षा क्या था? ये कंपटीशन टेस्ट था। किसी मंत्री या बड़े पद के लिए उसको नियुक्त करने से पहले ये टेस्ट लेते थे, उपदा परीक्षा। उसको पास कर लेते थे तब उसका अपॉइंटमेंट होता था। उपदा परीक्षा कहलाती थी। ये दो चीजें थी इसमें, एक तो टेस्ट के बाद अपॉइंटमेंट होता था और एक कभी कभी बीच में परीक्षा टेस्ट किया जाता था। आप सुनाया है कि नहीं जो काम आपको दे दिया गया है, स्पेशली पुरोहित या मंत्री उनके लिए। सपोज कीजिए किसी को मंत्री नियुक्त कर दिया गया और बाद में लगा तो उसको एक टेस्ट दिया जाता था, और उस टेस्ट के बाद ये तय होता था कि इस लायक है कि नहीं है। एक चीज और इसमें लिखी, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत चीजें हैं। कौटिल्य ने जल और थल मार्ग के लिए, खासतौर से जल के लिए उसके यूज किए गए हैं। वो एक संयान पद, इसको लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस में पूछते हैं। ये कहलाता था जल मार्ग, और ये यूज किया है हमारे कौटिल्य ने, जल मार्ग, संयान पद। और इसी के साथ वो यूज करता है, एक और लफ्ज यूज करता है यस, जहाज के लिए, समुद्री जहाज के लिए शब्द यूज किया जाता है। चीजों का बेचना, सब खाने पीने के साथ स्त्रियों का बेचना भी आधुनिक तौर पे, कानूनी तौर पे जायज था, लीगल था, उनका भी क्रय विक्रय होता था। इसके साथ बहुत से और भी लफ्ज हैं जो यूज किए जाते थे। जैसे ये तो वैसे भी समझ लेंगे, जब नवाध्यक्ष कहा गया तो नवाध्यक्ष का मतलब है कि वो जहाजों से संबंधित होगा, किससे संबंधित नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बिंदुसार और अशोक, और स्पेशली अशोक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बहुत सारे जो अभिलेख हैं जिनका मैंने अभी कोई वर्णन नहीं किया, हमारे इस काल के इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत जो है वो अभिलेख है। ये अभिलेख जो है ये जेम्स प्रिंसेप था सबसे पहले जिसने इनको पढ़ा था, जिनके बाद हमें इस बारे में जानकारी मिली है। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ये मैंने कहा आपसे कि ये टॉपिक बहुत लंबे, बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें, जिनको हम सब